इसमें यूजुअली दो पार्ट है, यूजुअली अपर जी आई ब्लीड, लोअर जी आई ब्लीड, और कुछ कुछ लोग तीन पार्ट में करते हैं, अपर जी आई ब्लीड, मिड जी आई ब्लीड एंड लोअर जी आई ब्लीड। ठीक है, अपने लिए अपन ने अपर जी आई लोअर जी आई पकड़ना है। अपर जी आई ब्लीडिंग मतलब वो ब्लीडिंग जो रहता है यहाँ पे, एमसीक्यू के लिए याद रखने का तो रखो, उसके ऊपर जो है मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, इसोफेगस, स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम, हाफ ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम तक जो ब्लीडिंग होता है वो अपर जी आई ब्लीड, उसके नीचे जो होता है वो लोअर जी आई ब्लीड। ठीक है, अभी अप्रोच मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अगर जी आई ब्लीड का पेशेंट आया तो तुमने उसका अप्रोच कैसे करना है कि देखना है पहले जी आई ब्लीड है या नहीं, अगर है तो ये कहाँ से है, अपर जी आई से है या लोअर जी आई ब्लीड से है, इसके लिए पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन भेजनी चाहिए, ट्रीटमेंट कैसी देनी चाहिए, इसको पिकअप करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपन एक शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो अपर जी आई ब्लीड में अगर अपन देखेंगे तो उसमें अपने को क्या क्या सीखने का है। तो सबसे पहले जो है वो ब्लीडिंग किसकी वजह से, वेराइसल ब्लीड है या नॉन वेराइसल ब्लीड है। वेराइसल ब्लीड मतलब क्या है, वेराइसल ब्लीड मतलब ये वाला अल्कोहलिक लिवर जिसमें स्प्लीनोमेगाली रहता है ना, पोर्टल हाइपरटेंशन रहता है, उसमें क्या होता है इसोफेगस के लोअर एंड पे, स्टमक क्या रहो, बड़े बड़े वेनस ये बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चैनल्स बनते हैं, डायलेटेड वेन रहते हैं, वो फुटने की वजह से जी ब्लीड होता है, तो वेराइसल ब्लीड रहता है। नॉन वेराइसल मतलब ऑल अदर कॉजेस, जैसे कि अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिसीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, उसके बाद में एमसीक्यू वाले मैलोरिवेस वाले कुछ रेयर कॉजेस है, लेकिन अपन ने ग्रॉस में पकड़ने का है तो पेप्टिक अल्सर डिसीज मतलब अल्सर से होने वाला, और वेराइसल ब्लीड ऐसे पकड़ने का ग्रॉस में। तो वो डिफ्रेंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होती है, पीपी के टारगेट्स, फ्लूइड कितना देने का है, एंटीबायोटिक किस में यूज़ करने का है, किस में रोल है, ये सारी चीज़ें अपने को उसमें समझती है। अगर वेराइसल है तो अलग, नॉन वेराइसल है तो अलग। तो पहला टारगेट रहता है कि वेराइसल नॉन वेराइसल में कैसे डिफ्रेंशिएट करना। दूसरा रहता है रिसक्सिटेशन कैसे करना, मतलब ब्लीड होने के बाद में बहुत सारा फ्लूइड लॉस हुआ है, तो कितना ब्लड देने का है, कितना फ्लूइड देने का है, क्या करने का है, रिस्क असेसमेंट करने का, मतलब पेशेंट को देखने के बाद में, उसके वाइटल देखने के बाद में, पेशेंट का कंडीशन देखने के बाद तुमको समझना चाहिए कि अगले 12 घंटे में, 24 घंटे में पेशेंट कितना डिटोरेट होगा। उसके तुमको पेशेंट का काउंसलिंग भी करते आना चाहिए, अगले का ट्रीटमेंट प्लान भी जो है वो डिसाइड करते आना चाहिए। प्री एंडोस्कोपी मैनेजमेंट, हर जी आई ब्लीड, एवरी अपर जी आई ब्लीड जो है उसको एंडोस्कोपी होना ही चाहिए। अगर होना चाहिए तो एंडोस्कोपी के पहले क्या करने का है, जैसे अगर जी आई ब्लीड हुआ तुमने डायरेक्ट स्कोपी का स्कोप डाल दिया तो क्या अंदर सब ब्लड दिखने वाला, तो उसके पहले क्या क्या करने का, सो दैट अच्छे सर्जन को अच्छा व्यू आए, ये सब चीज़ें आए, इसके लिए क्या क्या करने का, ये सारी चीज़ें अपने को जो है वो डिस्कस करने की। एंडोस्कोपी का रोल क्या है जी आई ब्लीड वो देखना है, और पोस्ट एंडोस्कोपी में भी मैनेजमेंट क्या करने की वो सारे डिस्कस करने की। सो इन जनरल अपना डिस्कशन टॉपिक डेफिनेशन, अपर जी आई ब्लीड मतलब ये अभी जस्ट डिस्कस किया, इसोफेगस, स्टमक और प्रॉक्सिमल डिओडेनम से। मिड इंटेस्टाइनल ब्लीड मतलब डिस्टल डिओडेनम टू इलियोसिकल वॉल, और लोअर जी आई ब्लीड मतलब कोलन से लेके रेक्टम तक, मतलब ये वाला जो है तो उसने मतलब डिवाइड कर दिया कि अपर जी आई मतलब ऊपर होना, मिड जी आई मतलब पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन आना, डिओडेनम नीचे डिओडेनम पकड़ के, और लोअर जी आई ब्लीड मतलब पूरा तुम्हारा कोलन आना, हाँ असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम। ठीक है, अब इसमें से तुम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अपर जी आई ब्लीड है या लोअर जी आई ब्लीड है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, इंपॉर्टेंट बोलने से अच्छे वन ऑफ द क्लू है जो है वो स्टूल का कलर है। अगर तुम्हारा स्टूल, इन जनरल डिस्कशन अगर करें, अगर स्टूल का कलर रेड आए तो इसका मतलब क्या समझने का अपन ने कि प्रोबेबली इट इज लोअर जी आई ब्लीड, और 5% पेशेंट ऑफ सीवियर अपर जी आई ब्लीड प्रेजेंट विद हेमेटोचीजिया, मतलब डायरेक्ट इतना ब्लीडिंग होता कि रेक्टम से ब्लड निकलता। तो आइडियली स्टूल का कलर ऐसा परफेक्ट नहीं बोलता तुमको कि ये अपर जी आई है या लोअर जी आई, बट इट गिव्स ग्रॉस आइडिया अबाउट इट। तो अगर स्टूल में अगर ये है क्या बोलते हैं ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव अगर है, ये ऑकल्ट ब्लड है, मलिना है, हेमेटोचीजिया, हेमेटोचीजिया मतलब फ्रैंक ब्लड आना, मलिना मतलब डार्क कलर का ब्लैक स्टारी और फॉल स्मेलिंग स्टूल जो रहता वो मलिना रहता, और तीसरा ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव रहता है। तो ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव मतलब अगर तुमने स्टूल देखे तो तुमको कुछ कलर वाला कुछ समझता नहीं, लेकिन स्टूल का एग्जामिनेशन किया ऑकल्ट ब्लड के लिए तो ब्लड रहता है, आरबीसी रहता है, तो अगर है तो ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव।
विच इज इंडिकेटर कि पेशेंट को अपर जीआई या मिड जीआई में कहीं तो भी ब्लीडिंग हो रहा है। मलिना, इसी अकल ब्लीडिंग स्टूल मतलब जीआई ब्लीड हो रहा है और इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लोकलाइज इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अपर है, मिड है, जीआई कुछ पता नहीं है, और जस्ट ये बताता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो हो रहा है लेकिन वेरी स्लो है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इतना ही बताएंगे। अगर मलिना है तो इट इज़ वेरी डार्क, टारी, पंजेंट स्टूल रहते हैं, फॉल स्मेलिंग भी रहते हैं, यूजुअली सजेस्टिव ऑफ अपर जीआई ओरिजिन बट कैन बी स्मॉल इंटेस्टाइनल और प्रॉक्सिमल कोरोनरी ओरिजिन। क्यों? यूजुअली मलिना का मैकेनिज्म बोलते था, जस्ट एक शॉर्ट में मलिना क्यों होता, अगर इंटेस्टाइन में गट में तुम्हारे अगर ब्लड मेरे हिसाब से मुझे लगता है 16 घंटे से अगर ज़्यादा रह रहा, 14 से 16 घंटे से ज़्यादा अगर रह रहा, एक वैल्यू जो है वो तुम देख लो एक बार क्या है, तो एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन है वो, बट लार्ज बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लड जो है वो गट में रहा तो ब्लैक हो जाता, तो वो प्रिंसिपल है। तो अगर वो बोलते ऊपर अगर रहा तो ऊपर से नीचे तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो वो डार्क हो जाता। तो एग्जैक्ट टाइम कितना है वो देख लेना एक बार, मुझे टाइम याद नहीं, बट अगर बहुत देर तक रहा तो वो ब्लैक होता, तो वो मलिना होता। तो ये बोलते हैं कि अपर जीआई में यूजुअल रहता है, मिड जीआई में रहता है, बट अगर पेशेंट को कोलन में भी, प्रॉक्सिमल कोलन में भी ब्लीडिंग है और वो 2 दिन तक स्टूल पास नहीं हो रहा उसको, तो उसमें भी मलिना मिल सकता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं बताता कि कहाँ से, बट अप्रॉक्सीमेट बताता, मोस्ट लाइकली अपर जीआई ब्लीड बट इट कैन बी लोअर जीआई अगर स्लो फ्लो है। सेम हिमेटोचीजिया से, मतलब फ्रैंक ब्लड अगर है तो अगर हिमेटोचीजिया है तो डेफिनेटली इट इज लोअर जीआई ब्लीड, बट अगर अपर जीआई ब्लीड है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस है कि भर ब्लड जा रहा है, तो वो फास्ट ट्रांजिएंट होता और फटाक से निकल जाता रेक्टम से, तो उसमें भी ब्लड होता। तो स्पेक्ट्रम जो रहता है ब्राइट रेड कलर या मरून कलर ब्लड रहता है, यूजुअली सजेस्ट कोलोनिक ओरिजिन बट कैन बी सीन अपर जीआई ओरिजिन इफ ब्रिस्क और लार्ज वॉल्यूम ब्लड इज पास। समझे? इससे से क्या समझे इसके बारे में? ऑकल ब्लड मतलब डेंजरस नहीं है लेकिन ब्लीडिंग चल रहा है, लोकलाइजेशन नहीं है। अगर मलिना है तो मोस्ट लाइकली इट इज अपर जीआई ब्लीड बट कैन बी लोअर जीआई ब्लीड अगर स्लो ट्रांजिट हो रहा है, और अगर हिमेटोचीजिया है तो मोस्ट लाइकली लोअर जीआई ब्लीड है, बट अगर बहुत लार्ज वॉल्यूम अपर जीआई ब्लीड है, ब्रिस्क अपर जीआई ब्लीड है, तो इट कैन बी सीन इन अपर जीआई ब्लीड। और अगर अपर जीआई ब्लीड में हिमेटोचीजिया है तो पेशेंट का कंडीशन बहुत खराब है। समझे? कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे अगर तुमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कहाँ पे, तो तुम्हारा लाइन ऑफ मैनेजमेंट बदल जाता। अगर तुम बोलते हैं कि लोअर जीआई ब्लीड है तो तुम उसका पेशेंट का एंडोस्कोपी करेंगे क्या? नहीं, यू विल गो फॉर कोलोनोस्कोपी। अगर अपर जीआई ब्लीड अगर तुमको समझ गया ये यार मोस्ट लाइकली अपर जीआई ब्लीड है, आगे भी कुछ है जिसपे से अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे आरटी डालना, ये सब चीज़ें, तो अगर तुमको समझ गया अपर जीआई ब्लीड तो उसको कोलोनोस्कोपी का फोकट में करने। बट ये क्रॉस आइडिया देता आपने को, समझे? डन, पुढे चलायचं। अभी इनिशियल कंसिडरेशन में सबसे पहले तुमने पकड़ने का लाइकली सोर्स क्या है, जो अपन ने देख ली, अपर है, मिड है, लोअर है। उसके बाद में डायग्नोसिस अगर है और तुमने डायग्नोस नहीं करे तो ये बहुत बड़ा ग्रॉस हो जाएगा, पेशेंट मर भी सकता है। जैसे एबी मालफॉर्मेशन अगर है और वो फूट गया अंदर और तुमने मिस कर दिया, हो गया, तो ये मिस नहीं करने का है। पेशेंट अगर सिक है, बहुत ज़्यादा सिक है क्या, मतलब रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जो अपन ने बताया था ना कि पेशेंट का सीवियरिटी कितना है, वाइटल देख लिया, बीपी देख लिया, पल्स देख लिया, लैब देख लिया, उस पर समझा कि अरे नहीं यार ये सीरियस है, तो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन भी अपने को पहले ही करना है। मतलब पहले तुमको सोर्स ढूंढने का है, जो सीरियस डायग्नोसिस रहते हैं वो मिस नहीं करने के हैं, और उसके बाद में पेशेंट के रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करने का, सो दैट तुम आगे का प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करो, रिसब्सिडेट कितना करने का, फ्लूइड कितना देने का, ब्लड कितना देने का, स्कोपी कब करने की, ये सब तुमको रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन से समझेगा। ठीक है? अभी अपर जीआई ब्लीड अगर है, अपन पकड़े कि ये अपर जीआई ब्लीड है, अगर तुमने पकड़ लिया, पेशेंट देखा, पेशेंट ने मलिना का हिस्ट्री दिया है या फिर हिमेटोमेसिस, ब्लड वोमिट किया है, अगर ब्लड वोमिट किया तो मोस्ट लाइकली इट इज अपर जीआई ब्लीड होगी। अगर अपर जीआई ब्लीड तुमने कंसिडर कर लिए तो अब तुमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, तो अभी कौन कौन बताएगा मुझे पढ़े बगैर कि अपर जीआई ब्लीड की कॉजेस क्या है? दो तो मैंने बता दिया, कौन कौन से, पेराइसल ब्लीड बता दिया, पेप्टिक अल्सर डिसीज बता दिया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉजेस है। उसके अलावा कौन कौन से देखो एक बार देख लो, मैलोरी वेस्टियर है, वेस्कुलर एक्टेशिया है, इरोजिव इसोफेगाइटिस है, गैस्ट्राइटिस, यूरिनाइटिस है, नियोप्लाज्म कैंसर हो सकता है, टेफ्लॉइड लीजन है, एओर्टोएंट्रिक फिस्टुला है, और हीमोफीलिया और हिमोकस
पैंक्रियाटाइटिस, इस ये सबसे ज़्यादा ये था अपने को एओर्टो एंटेरिक फिस्टुला पे ज़्यादा ज़रूरी देने का। अगर कुछ हुआ जिससे एओर्टिक रप्चर हो गया है, सॉरी इसोफेगल रप्चर हो गया है और वो एओर्टा कनेक्ट हो गया, तो तुमको बहुत जल्दी पकड़ना पड़ेगा, स्टेंटिंग करना पड़ेगा, नहीं पकड़े पेशेंट मरने वाला। तो ये डायग्नोसिस ऐसा है कि जो तुम मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एओर्टो इस पर लिखा है, एओर्टो एंटेरिक फिस्टुला मतलब एओर्टा और गट में अगर फिस्टुला बन गया, ट्रॉमेटिक ही होता है यूजुअली, तो करेक्ट। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं, इसमें मोस्ट कॉमन है पेप्टिक अल्सर डिसीज और इसोफेगल वेराइसिस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। आगे चले, रेयर बट कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एओर्टो एंटेरिक फिस्टुला, मैंने अभी बोला ना, इसमें अगर रहा तो ठीक है। अभी अपर जीआई और लोअर जीआई अगर है तो कैसे करने का है, तो अपर जीआई के सोर्स का क्या है यूजुअली देखो कैसे रहता है, अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो उनको मैलिग्नेंसी ज़्यादा कॉमन रहती है, तो यूजुअली जो ये रहता तो लोअर जीआई रहता है। लेकिन अगर यंग पेशेंट है तो अपर जीआई का सोर्स है। दूसरा, पेशेंट को अगर मलिना है, ब्लैक कलर स्किन है तो ये रहता है। तीसरा है बन क्रिएट्रेशन, यूजुअली अपन KFT कर लेते हैं, लेकिन अपने को लगता है कि KFT का जो यूज़ है बस। अभी अपने को बन क्रिएट रेशियो जो रहता मतलब ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिन का रेशियो, अपन क्रिएट बोले तो अपन सिर्फ क्या पकड़ते हैं, क्रिएटिन बोले तो किडनी, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर, लैब प्रेडिक्टर कि ये अपर जीआई है या लोअर जीआई। अगर बन क्रिएट रेशियो जो है अगर 30 से ज़्यादा है तो इट इज़ हाई लाइकली कि अपर जीआई ब्लीड है पेशेंट, ठीक है डन। तो KFT का रोल अगर जीआई ब्लीड में किसी ने पूछा तो ये बोलेगा बन क्रिएट रेशियो अगर 30 से ज़्यादा है तो मोस्ट लाइकली अपर जीआई है, अगर वो 30 से कम है या बहुत कम है तो मोस्ट लाइकली लोअर जीआई ब्लीड। डन, आगे चले। अभी NG ट्यूब का यूज क्या बोले, गट से और डिहाइड्रेशन, अच्छा डिहाइड्रेशन और मुझे लगता है कि यूरिया का भी सोर्स जो है अपर जीआई में नाइट्रोजन स्पेसिस बढ़ जाता है, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ NG ट्यूब, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का, RT ट्यूब का यूज़ क्या है बोलो मुझे, RT ट्यूब में अपर जीआई ब्लीड में यूज़ क्या है। तो अगर कोई बोले तो सबसे पहला यूज़ जो है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि तुमको बताने का है, सबसे पहले बताने का है कि ये अपर जीआई है या लोअर जीआई। अगर तुम्हें RT एस्पिरेट में ब्लीड आ रहा है तो इट इज़ अपर जीआई ये को। दूसरा, वॉश देने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें मोस्ट यूजफुल सिचुएशन जो है तो डिफरेंशिएट बिटवीन अपर जीआई और लोअर जीआई। अगर पॉजिटिव एस्पिरेट है ब्लड है तो अपर जीआई ब्लड है। दूसरा, कैन प्रोवाइड प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, लाइक रेड ब्लड अगर NTG में है तो ये मतलब अभी भी ब्लीडिंग चल रहा पेशेंट, तो एक्टिव जो है लीजन वो अपने को मिलेगा। और कॉफी ग्राउंड है तो इसका मतलब ब्लीडिंग चल रहा था अभी बंद हो गया, तो इसका मतलब एंडोस्कोपी अगर तुम नहीं करे तो शायद एक्टिव लीजन नहीं मिलेगा। और दूसरा, पेशेंट डिटोरेट नहीं होगा अगर प्राइम ब्लड आ रहा तो। अगर निगेटिव एस्पिरेट है तो ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि 15 to 20% पेशेंट जो अपर जीआई ब्लीड वाले हैं उसमें कभी कभी ब्लड नहीं आता। क्यों, एक तो ब्लीडिंग वो आगे चला गया, या फिर दूसरा जो NG ट्यूब है ना यूजुअली स्टमक तक जाती है, तो अपन ने डिसाइड क्या करें, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, अगर ड्यूडिनल अल्सर है तो उसमें एस्पिरेट नहीं आएगा, वो आगे के आगे सरक जाएगा। तो इतना है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे लिए एक कि तुमको बताएगा ये अपर जीआई ब्लीड है या लोअर जीआई ब्लीड है, और दूसरा तुमको बताएगा कि पेशेंट का आगे क्या होने वाला है। और तीसरा जो इसमें नहीं दिया वो ये है कि उसमें अगर गैस्ट्रिक लवाइज दिया अपन अच्छे से कोल्ड वाटर से थोड़ा बहुत एड्रेनालिन डाल के, तो ब्लीडिंग रुकाने के लिए भी इट इज़ वेरी यूजफुल, तो वो भी है एक बार। और चौथा कि सर्जन के लिए प्रिपेयर करने के लिए कि अगर मतलब जो स्कोपी करने वाला है अगर ब्लड क्लॉट रहे तो उसका स्कोपी मिलेगा नहीं, और वहाँ पे कहाँ पे लीजन है वो भी मिलेगा नहीं उसको, तो सब मिलने ढूंढने के लिए भी NG ट्यूब का यूज़ है। तो पहला डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दूसरा प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, तीसरा वाला प्रिपरेशन के लिए पेशेंट के, चौथा वाला थेरेपेटिक वैल्यू। देन चलिए आगे। अभी इनिशियल असेसमेंट जो अपन डिसाइड करते हैं पेशेंट का असेसमेंट कैसे करने का, कि पेशेंट कितना सीवियर है क्या है। तो दीज आर क्राइटेरिया कि
इससे डिसाइड होएगा कि पेशेंट का अगले आने वाले टाइम में प्रोग्नोसिस कैसे रहेगा। तो उसमें से वो ब्लड लॉस जो है वो कितना हुआ ये अगर प्रेडिक्ट करना है तुम्हारा, तो उसमें से हार्ट रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट और पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है उस पर से डिफाइन करेंगे। ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा, सिस्टोलिक बीपी कम रहेगा और यूरिन आउटपुट कम रहेगा। सिंपल तुमको सिर्फ वैल्यू याद रखने के। अगर पेशेंट को ब्लड लॉस अगर अराउंड 750 के अराउंड हो रहा है या फिर 15% से लेस है, तो उस पर यूजुअली पेशेंट को टैकीकार्डिया नहीं रहता, सिस्टोलिक बीपी अच्छा रहता, आउटपुट भी अच्छा रहता और पेशेंट अलर्ट रहता। लेकिन यही अगर जैसे जैसे ब्लड लॉस बढ़ते गया, जैसे अगर 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस है तो पेशेंट को हार्ट रेट जो रहता है 140 से ऊपर रहता है, सिस्टोलिक बीपी कम रहता है, उसके बाद में यूरिन आउटपुट भी कम रहता है, पेशेंट कंफ्यूज रहता है। इसमें ये तुमको याद ही करना है, इसलिए अपन ये स्लाइड पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरी जी एज के पेशेंट में हार्ट रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड यूरिन आउटपुट 3 आर एंड मेंटल स्टेटस आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जितने अच्छे वाइटल्स रहे उतना प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा, जितने पुअर वाइटल्स रहे उतना पुअर रहेगा। और उस पर से अपन एक क्रॉस एस्टिमेट कर सकते हैं कि ब्लड लॉस कितना हुआ होगा। ठीक है, इसका बाद में फोटो ले लेने का, सो दैट उसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिसक्सिटेशन आई विल रिकमेंड 2 IV कैन लगाने, दोनों तरफ। सेंट्रल लाने लाला तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन 2 IV कैन लगाने का। ठीक है, और लास्ट बोर के पेरिफेरल कैथेटर लगाने के हैं तुमको। ठीक है, क्रिस्टोलाइड यूज़ करने के बाद IV फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। कोलाइड क्या रहता है, क्रिस्टोलाइड क्या रहता है। क्रिस्टोलाइड मतलब समझ लो पहले कि आपको RL देने का है, NS देने का, फटाफट। ठीक है, उसके बाद में एंटिसिपेट नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये आपको कहाँ से समझेगा कितना ब्लड देने का है बोल के। तो सबसे पहले तुमने असेसमेंट कर ली, पेशेंट को टैकीकार्डिया है, आउटपुट कम हो रहा है, इसका मतलब अभी पेशेंट को नॉर्मल लग रहा है हेमोग्लोबिन तुम्हारा, बट ये बाद में डेंजर होने वाला है। इसका अपना पहले डिस्कशन हुआ था, कैसे याद आया? हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब अगर तुमको एक फॉर एग्जांपल देता कि अगर 5 लीटर की बॉटल है, राइट, अगर वो उसको खड्डा किया, उसमें से 1 लीटर निकाल दिया, 5 लीटर की बॉटल है खून की, उसमें तुमने खड्डा किया, 1 लीटर निकाल दिया। अब जो बचा हुआ 4 लीटर खून है, उसमें हीमोग्लोबिन कितना रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन गिना तुमने, सोचो अच्छे से। अगर 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन 11 है, तो उसमें से तुमने 1 लीटर ब्लड निकाल लिया बॉटल में से, तो जो बचे हुए 4 लीटर ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन कितना रहेगा? 11 ही रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज कॉन्सेंट्रेशन। उतने में कितना कॉन्सेंट्रेशन हीमोग्लोबिन का है? अभी इसमें एग्जैक्ट होता है की जब पेशंट को ब्लीड भेटता तब भरभर ब्लड लॉस होता, समजा 1 लीटर गेलं आणि त्यावेळेस जर तुम्ही ब्लड मोजलं तो किती येणार आहे? जेवढं तेवढंच येणार आहे, फिर वो कम कब होएगा? जैसे पेशेंट खुद अपने बॉडी में प्लाज्मा रिस्टोर करना शुरू करेगा, वाटर प्रिजर्व करेगा, तो ऊपर से IV फ्लूइड देंगे, तो आने वाले 12 घंटे में उसका HB ड्रॉप होने वाला है। सो तुमको इमीडिएटली समझेगा कि पेशेंट को ब्लड कितना देने का है? नहीं, तुमको इंटरप्रेट करने का है कैसे तुम्हारे वो इनिशियल इंडिकेटर से कि कितना लॉस हुआ होगा, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट, तो अकॉर्डिंग टू दैट तुमको डायरेक्ट पेशेंट को ब्लड देना शुरू करना है। समझे? अगर तुमको पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर लग रहा है लेकिन उसका HB 11 है, तो इट डजंट मीन दैट इज हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली इलेवन, बिकॉज जैसे तुम रिसक्सिटेट करेंगे उसका बॉडी खुद फ्लूइड प्रिजर्व करना शुरू करेगा, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू होगा। ये इसमें बताया है कि थ्रेशोल्ड शुड बी बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कंडीशन, हीमोडायनामिक स्टेटस एंड मार्कर्स ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया। मतलब अगर साइनोसिस हो रहा है पेशेंट को, ये सब हो रहा है, ठीक है, शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इफ HB अगर 7 के नीचे है तो तुमको ब्लड देना ही। अगर यूजुअली 1 ब्लड अगर तुम देते हैं तो हीमोग्लोबिन 1 से बढ़ता है, हेमाटोक्राइट 1 से। रिमेंबर दैट इनिशियल हेमाटोक्राइट कैन बी मिसलीडिंग, हेमाटोक्राइट रिमेन द सेम विथ लॉस ऑफ होल ब्लड अंटिल री इक्विलिब्रेशन अकर्स, जो अपन ने डिस्कस किया। तो तुमको पहले ही अगर तुमको मॉडरेट टू सीवियर GI लग रहा है तो तुमने पहले ही 2 ब्लड प्रेशर करना है, सो दैट दूसरे दिन अगर 6 आया तो तुम्हारा भागदौड़ नहीं हो, नहीं सर काल तो 11 होता आता एकदम 7 कस के जाना होता, फिर लैब को गाला देने के कल 11 कस के दिया, आज 7 कस के दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो होता। ठीक है, आगे चले।
पहला हो गया तुम्हारा रिसक्सिटेशन किया, मतलब तूने दोनों तरफ बॉल लगा दिए, आयव्ही फ्लुइड अच्छे लाल ग्रीन किंवा पिंक कॅनला लावले, तुम्ही फ्लुइड देणं सुरू केलं. जर का ब्लड जास्त आहे तुम्ही ब्लड अरेंज केलं, ब्लड देणं सुरू केलं. दूसरा है तुमने ये करे क्या बोलते हैं इसको, ब्लड का नीड एंटिसिपेट करें, ब्लड शुरू करें. तीसरा क्या है अभी विटामिन के MGPI मध्ये कोएगुलोपैथी करने का है. जिससे प्लास्टिकसाठी ॲप्रूव घेतलं ना जो मग. मैंने एग्जांपल समझा के बोलूं, प्लास्टिकसाठी त्यांचं नाव काय होतं? ठीक है. और थर्ड वन इज करेक्ट कोएगुलोपैथी. मतलब अगर पेशेंट को विटामिन के अगर कम है, जैसे वेरेसिल ब्लीड वाले जो रहते हैं, जॉन्डिस वाले रहते हैं, उसमें के कम रहता है, मालाब्रोफिन सिंड्रोम वाले रहते हैं, या कोई अंडरलाइन कोएगुलोपैथी, तो वैसे पेशेंट को यूजुअली पीटीआईएनआर अगर डीआरएच है तो एफपी दो, विटामिन के तो ऐड ही कर देने का, ये सब चीज़ें करने की. ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है स्कोपी से पहले. ठीक है. हाँ, अभी ब्लड कब देने का बोलते हैं, तो यूजुअली ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं रहती तब भी अगर तुम ब्लड देते हो अगर पेशेंट को, तो पेशेंट में मॉर्टेलिटी बढ़ता है. तो रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच जो है पेशेंट का, तुम्हारा जो टारगेट रहता है, इनिशियल टारगेट, दैट टारगेट शुड बी बिटवीन 7 to 9 रादर देन मोर देन 9, एंड स्पेशली इन वेरेसिल ब्लीड. तो जब ब्लड देते तो ब्लड का जो टारगेट रहता है तुम्हारा, तुमने 7 से 9 से बीच में रखना चाहिए. सॉरी अपना 9 से 11 के बीच में रखना चाहिए. 7 के नीचे भी ना, तो तुमको 11 से ऊपर भी ना. यूजुअली ये टारगेट रखने का. अगर पेशेंट का ब्लड तुमने 7 से नीचे रखे तो प्रोग्नोसिस बैड रहता है. सिंपल ट्रायल वायर दिमाग में लगाने का. टारगेट जो रहता है 9 से 11 के बीच में हीमोग्लोबिन रखना है. अगर 9 या 9.5 हीमोग्लोबिन रह रहा है पेशेंट का, तुम प्रेडिक्ट करो तो पेशेंट को ब्लड नहीं देने का. सिंपल. मतलब तुमको 9 से ऊपर कम भी नहीं चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं चाहिए. समझे. तो वही है, अगर तुमने रेस्ट्रिक्टिव लिबरल इसमें रखे, रेस्ट्रिक्टिव मतलब 9 से 11 के बीच में रखे, ज़्यादा ब्लड नहीं दिए, तो प्रोग्नोसिस पेशेंट का अच्छा रहता है. ठीक है. अब कोएगुलोपैथी का जो रहता है, तो याद रखने का वे रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ रिवर्सिंग कोएगुलोपैथी. मतलब रिस्क भी है, बेनिफिट भी है. ज़्यादा तुमने करेक्ट किया पेशेंट अगर MI मतलब इश्किमिक हार्ट डिसीज रहा, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज रहा, तो गड़बड़ हो सकती है. दूसरा डिग्री ऑफ कोएगुलोपैथी, तुम यूटीटी पीटीआईएनआर और प्लेटलेट काउंट तो भेज रहे हैं, उस पर से देख लेने का. विटामिन के स्लो एक्टिंग है लेकिन ज़्यादा दिन तक काम करता है. वही अगर तुमने FFP देखा तो FFP जो है वो फास्ट एक्टिंग है लेकिन स्लो रहता है. अगर तुमको ब्लड देने का है, कोएगुलोपैथी सस्पेक्ट कर रहे हो, तो तुमको ब्लड कितना लगता है. अगर तुमको कोएगुलोपैथी है भी नहीं पेशेंट को, लेकिन हीमोग्लोबिन अगर 5 से ड्रॉप हुआ, 4-5 से, तो याद रखने का कि वो 4 जो HB कम हुआ है उसके पीछे तुम्हारा FFP भी कम हुआ है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ his PTINR, you should give 1 FFP for every 4 blood. इतना याद रखने का. Give 1 FFP for every 4 unit of RBC. अगर पेशेंट को 4 ब्लड लगे तो 1 FFP दे देने का, उसका PTINR कुछ भी रहो, या फिर होल ब्लड भी दो चलता, दैट इज गुड थिंग. ठीक है. चले आगे. अब अर्ली इंटेंसिव रिसक्सिटेशन रिड्यूस द मॉर्टेलिटी. ठीक है. तो ये सारे ये है क्या बोलते हैं ट्रायल्स है, इसमें अपन नहीं डिस्कस करें तो अच्छा. सिर्फ अपन इतना याद रखेंगे कि अगर पेशेंट जल्दी ब्लड का है, उसका रिसक्सिटेशन मतलब फ्लूइड जल्दी करेक्ट करने का, ब्लड जल्दी करेक्ट करने का. अगर जितने जल्दी तुम अच्छे से ये करेंगे उतना जल्दी मॉर्टेलिटी कम होगा. ठीक है. अब इसमें अगर ओवरऑल तुमने देखे ना तो GI ब्लीड के पेशेंट GI ब्लीड की वजह से बहुत कम मरते हैं. पेशेंट को अगर GI ब्लीड है तो पेशेंट सिर्फ GI ब्लीड की वजह से मरेगा, इसके चांसेस 20% है. मॉर्टेलिटी जो है 80% जो रहते हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू GI ब्लीड, दे आर रिलेटेड टू अदर कॉजेस लाइक मैलिग्नेंसी हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, पल्मोनरी डिसीज हो गया और कार्डियक डिसीज हो गया. इन लोगों की वजह से पेशेंट ज़्यादा मरते हैं GI ब्लीड के.